गुड इवनिंग। पिछला क्लास हमने जो लेसन 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं बायो का, जो पेज नंबर आप लोग का था 198 बायो का हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और उसमें हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था 13.3.3 अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, उसे हमने जाना था। और जो हम लोग का आज का जो न्यू टॉपिक है वो है उपचार के नियम। जो हम बीमार जिस कारण पड़ते हैं, जो कारण से हमारे शरीर में लक्षण खराब होती है, बीमार होने के संकेत आते हैं, उनका उपचार क्या है और उनके नियम क्या है, वो चीज जानते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आपके परिवार के सदस्य क्या करते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो आपके सदस्य क्या करते हैं परिवार के, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या, सब परिवार के एक ही है तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, काम नहीं करना पड़ता है, अब आराम कीजिए, रेस्ट जरूरी होता है उसमें, तो रेस्ट करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, होता है यही सब चीज। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों सामने महसूस करते हैं। और यह चीज जो जरूरी बात बोला गया कि आपने कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए एक रात आप अगर नहीं सोते हैं, सुबह में आप ऑनलाइन आप लोग का कोई भी काम रहता है, जब पढ़ाई रहता है, कुछ भी आप लोग जब करते हैं तो सुबह के समय आप लोग का तबीयत थोड़ा खराब रहता है, और जब आप ज्यादा समय का नींद थोड़ा लेते हैं कि हम थोड़ा जल्दी सो गए हैं और थोड़ा जल्दी उठ गए, अपने से उठ गए हैं और हमको कुछ अच्छा महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कि उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं और उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं, वो चीज भी पूछा गया। अब तक की जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय कहलाता है। पहला उपाय बोला गया है, पहला उपाय तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरे रोग के कारण को समाप्त कर दे। पहला उपचार क्या बोला गया कि रोग के प्रभाव को कम कर देना, या दूसरे का कारण बोला गया है कि रोग के कारण को समाप्त कर देना, रोग का जो कारण जिसके कारण हुआ उसको ही समाप्त कर देना। ठीक है, यही दो कारण बोले गए हैं उपचार के तौर पर। पहले उपचार के लिए हम ऐसे उपचार करते हैं कि जिससे लक्षण कम हो सकते हैं। हम ऐसे उपचार करते हैं कि जिससे उनके लक्षण कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए बुखारी हमें होता है कि अगर जब दवा लेते हैं तो क्या होता है कि बुखार हम लोग का कम होने लगता है। ठीक, पूरे तो खत्म नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सब चीज खत्म हो जाएगा, आप लोग का फिर से बुखार होगा ही, तबीयत खराब हो जाएगा तो, लेकिन उस चीज को हम कम कर देते हैं। लक्षण प्राय शोथ के कारण होता है। जो लक्षण होता है प्राय किसके कारण होता है, शोथ के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं। बुखार, दर्द और दस्त को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दवा का भी उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमने स्वस्थ होने में सहायक होती है, जो हमें स्वस्थ होने में सहायक होती है। परंतु इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेगी। और जो सूक्ष्म जीव हमारे जो संक्रामक होते हैं, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनके कारण हम बीमार पड़ते हैं, उसको समाप्त नहीं करता है यह दवा। हम जो खाते हैं खराब होने पे, तबीयत जो खराब होने पे जब दवाई को खाते हैं हम लोग, उस संक्रमण को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाता तथा रोग ठीक नहीं होगा, जिसके कारण हमें पूरी तरीके से रोग ठीक नहीं हो पाता है। इसके लिए हम सूक्ष्म जीवों को मारना नहीं पड़ेगा, और इसके लिए क्या होगा कि हमें सूक्ष्म जीवों को भी मारना नहीं पड़ेगा, और यह रोग भी हमें ठीक हो जाता है। हम सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार मारते हैं, और जो सूक्ष्म जीव है लेकिन किस प्रकार हम उसको मारते हैं। औषधियों का प्रयोग करना सूक्ष्म जीवों को मारने का एक विधि है, और जो औषधि है उसको प्रयोग करना, जो हम खाते हैं, उसका भी एक विधि कहलाता है सूक्ष्म जीवों को मारना का। और दूसरा क्या कहलाता है, हम पहले ही जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीवों के अनेक वर्ग हैं, और सूक्ष्म जीव के भी बहुत सारे वर्ग कहलाते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई तथा प्रोटोजोआ जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक
जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होती है जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होती है और दूसरे वर्ग में नहीं होती है, और यह वर्ग जिसमें पाए जाते हैं जो ये सारे उस वर्ग के लिए यह विशिष्ट होती है, अहम होती है, और दूसरे वर्ग के लिए वह चीज अहम नहीं होती है, इसलिए उस वर्ग में यह सारे बैक्टीरिया पाई जाती है। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकता है, और यह प्रक्रियाएं क्या होता है कि कुछ नए वस्तु मतलब कोशिकाएं बनाने के लिए और विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है और श्वसन भी हो सकती है। इन मार्गों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इन मार्गों का हम प्रयोग नहीं करते, और ये जो मार्ग हैं जिनके द्वारा यह आता है उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे कोशिकाएं ऐसी प्रक्रम से नए पदार्थ बन सकते हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से विभिन्न हो, बैक्टीरिया के प्रक्रम से विभिन्न कहलाती है। जो हम नए प्रक्रियाएं जो हमारे श्वसन के थ्रू और बहुत सारी जगह से हमारे शरीर में जो जाती है, जो नई प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में बनती है वो एक बहुत अलग कहलाती है, विभिन्न कहलाती है। एंटीबायोटिक का उपयोग हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया को संश्लेषित मार्ग को रोक सकता है। और एंटीबायोटिक्स जो हम लोग जो दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो मेडिकल में आप लोग जाते हैं, कुछ भी दवा लेंगे तो आप लोग को साथ में एक एंटीबायोटिक्स देता ही देता है। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हमारे शरीर को प्रभावित करने के लिए ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्गों को रोक सकता है। बैक्टीरिया का जो संश्लेषी मार्ग है जहाँ से आता है उसी जगह को वो रोकता है कि वहां से वो नहीं आ पाए। इसी प्रकार कुछ ऐसी संशोधि है जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजुआ को मारती है। ये संशोधि एंटीवायरल कहलाती है। यह संशोधि क्या कहलाती है? एंटीवायरल कहलाती है। ठीक है, एंटीवायरल संशोधि को बनाना एंटीबैक्टीरिया औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है, और एंटीबायोटिक औषध को बनाना एंटीबायोटिक्स औषध के बनाने से अपेक्षा कठिन कहलाता है शोध को बनाने के लिए। इसका कारण है बैक्टीरिया में अपने जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस में क्या होता है कि बहुत कम जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया बहुत जल्दी बन जाती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा हमारे जीवन प्रक्रिया के लिए हमारे मशीनरी का प्रयोग करती है। हमारे शरीर को एक मशीनरी के तौर पर हमें प्रयोग करती है। इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। कम वायरस विशिष्ट लक्षण मतलब अच्छे कहला सकते हैं। इन सीमाओं के बावजूद आज प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि की उपलब्ध है। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि, और जो HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की जो औषधि कहलाती है वो यहाँ पे अहम तौर पर कहलाती है। जो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने देखा 13.3.4 उपचार के नियम। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 13.3.5 निवारण के सिद्धांत। और जो निवारण के जो सिद्धांत है, जो निवारण किस प्रकार हुआ, कौन इस चीज को बनाया, वो चीज देखते हैं सिद्धांत। अभी तक हमने यह जाना कि किसी व्यक्ति को कैसे रोग है तो संक्रमण से उसे कैसे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। संक्रमण रोग से छुटकारा पाने की 3 समय सीमाएं हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बीमार हो जाए तो उसके शरीर कार्य को बहुत हानि होती है, और जो शरीर जो होता है कार्य को बहुत हानि पहुंचाता है, वे फिर पहले की तरह से स्वस्थ नहीं रहते और पहले की तरह से वो स्वस्थ भी नहीं रह पाते हैं। दूसरी यह है कि उपचार के लंबा समय लग सकता है, अर्थात सही उपचार होने पर ही रोग को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है, और कोई रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और कोई बहुत कम समय लेता है, मतलब बहुत ज्यादा समय ले लेता है। तीसरा यह है कि संक्रमित रोग दूसरे व्यक्ति में रोग को फैलाने के स्रोत बन जाते हैं, और जो संक्रमित बनते हैं, जो बीमार होते हैं, उसके दूसरे व्यक्ति को भी बीमार करने का भी स्रोत निकल जाता है उनसे। इससे उपरोक्त कठिनाई और भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि और भी बहुत सारी कठिनाई होने लगती है, जिसके कारण जिस व्यक्ति को रोग है उसके सामने में जो और व्यक्ति है उसको भी रोग भी होने की संभावनाएं हो जाती है। इसलिए उपचार रोगों का बेहतर निवारण, और जो उपचार है रोगों का बेहतर निवारण कहलाता है। हम रोगों का निवारण
किस प्रकार कर सकते हैं, हम रोगों का निवारण हम किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसकी दो विधियां हैं। और इसकी दो विधियां क्या कहलाती है कि पहली सामान्य तथा दूसरी रोग विशिष्ट। पहली क्या कहलाती है, सामान्य विधि कहलाती है, और दूसरी रोग विशिष्ट विधि कहलाती है। रोग से दूर रहना संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है, और रोग से दूर रहना संक्रमण से सामान्य विधि कहलाता है। संक्रमण से बचने से सामान्य विधि कहलाता है। इससे हम संक्रमक सूक्ष्म जीवों से अपना बचाव कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि संक्रमण जो सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जिससे जो हम बीमार जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं संक्रमण के कारण। यदि हम उसके फैलने की विधि को जानते हैं तो हमें बड़ी आसानी होगी, और उनके फैलने की विधि अगर हम जानते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होने लगेगा। जैसे कि अगर अभी मान लीजिए कोरोना ही वायरस जो चल रहा है कि बोल दिया है कि किसी के टच में नहीं रहना है, किसी से सट के नहीं बात करना है, उसका स्रोत मिल गया है कि किस कारण हो रहा है, तो उस चीज को बता दिया गया है कि आप लोग इस कारण से आप लोग उस बीमारी पे आप लोग संक्रमित हो सकते हैं, उस चीज से आप लोग बच के रहिए। यह चीज बताया गया ना कि मास्क लगा के रहिए, हैंड ग्लव्स पहन के रहिए, फुल कवर में रहना है, सैनिटाइज करते रहना है। यह चीज संक्रमण का उपचार बता दिया गया है कि यह चीज के कारण आप लोग बच सकते हैं। ठीक, तो वो चीज ही बताया गया। यदि हम आपके फैलने की विधि को जानते हैं तो हमें बड़ी आसानी होगी। वातोड़ सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहना चाहिए, और सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में ना, बहुत ही खुले जगह में रहने की जरूरी भी कहलाती है। वैसे ही घर लेने चाहिए, और भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, और भीड़ भरे स्थानों से जाने से बचना भी चाहिए। जलोढ़ सूक्ष्म जीवों मतलब जल द्वारा फैलने वाला सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ ये पानी पिए, और जलोढ़ जीवों से बचने के लिए हम साफ पानी भी पिए। गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिनके कारण हम अगर पी लेंगे तो उनके कारण भी हम बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए हम पीने की स्थिति सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम पीने की स्थिति को भी रोक सकते हैं। अगर हम साफ पानी पिएंगे तो उनके कारण हमें बीमार पड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। और ऐसे वातावरण जहाँ पे गंदे इलाके होते हैं वहाँ पे मच्छर की भी स्थिति बहुत उत्पन्न होने लगती है, तो उसके कारण क्या होता है कि मच्छर काटने से हमें भी बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती है। इसके कारण हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए कि उस जगह को साफ रखना चाहिए, हमारे घर के इलाके को साफ रखना चाहिए, उससे हम बीमार कम पड़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित विषय के अतिरिक्त संक्रमण रोग से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम है। बचने के भी और अन्य सामान्य नियम कहलाते हैं। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी हम अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया, और जिससे भी हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया है कि एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसी संभव है कि उसके पास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं, ठीक है। लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित क्यों नहीं होते, और वास्तव में हम रोग से पीड़ित क्यों नहीं होते? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक कोचिंग में ही अगर मान लीजिए कोई भी आता है तो किसी को भी मान लीजिए खांसी जुकाम है, वो छींका तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण में फैल जाते हैं, उसके कारण हम श्वास भी लेते हैं, नाक के थ्रू जो जाता है, जो कीटाणु जो जाते हैं हमारे शरीर में, लेकिन हमारे शरीर में रोग नहीं हो पाता। क्यों? वो चीज पूछा। इसका कारण है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं के से लड़ता रहता, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारे रोगाणुओं के से लड़ने में हमारी मदद करता है, मतलब हमारे रोगाणुओं को से लड़ता है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है, जो रोगाणुओं को मतलब रोग को मार देती है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु प्रवेश करता है, यह कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है। यदि ये उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होगा, और अगर ये उन्हें मार देती है तो हमें रोग नहीं होता। अगर वो उसे पूरी तरीका से समाप्त नहीं कर पाती है तो हमारे शरीर में भी थोड़े थोड़े रोग धीरे धीरे कारण उत्पन्न होने लगते हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती है, और फैलने से पहले ही प्रतिरक्षा तंत्र उसको समाप्त कर देती है। जैसे कि हमने पहले देखा, यदि रोगाणुओं की
संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी, अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने के अर्थात यही नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमार होगी। और अगर मान लो कि जब वो समाप्त नहीं हो पाता है, प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा बीमारी हो जाता है। कुछ छोटे मोटे ही बीमारी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बीमारी हमारे शरीर में भी होने लगते हैं। अगर वो प्रतिरक्षा तंत्र उस बीमारी से नहीं लड़ पाता, तो अगर उस चीज से पूरे फैलने से पहले ही उसको मार देता है, अगर उससे लड़ने योग्य हो जाता है, तो ये सभी संक्रमण। और जो क्रियाकलाप दिया है बीच में, क्रियाकलाप 13.6, वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं कि ये सभी संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है। संक्रमण से बचने की विशिष्ट विधि प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित है, जो प्राय रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं। प्रतिरक्षा के विशिष्ट गुण है जो प्राय जो है रोगाणुओं से मतलब रोग से लड़ते रहते हैं, वही सामान्य विधि कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। और इसे हम क्या एक उदाहरण से समझ सकते हैं? उदाहरण पढ़ते हैं कि आज सारे विश्व में चेचक नहीं है, और जो हमारे सारे आज के समय में हमारे विश्व में चेचक बीमारी नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले चेचक महामारी बहुत चली थी। चेचक बीमारी हमारे भारत में बहुत जगहों पर चली थी। ऐसी स्थिति में लोग रोग के पास आने से डरते थे, और जो रोग जिन्हें चेचक बीमारी थी उनके पास जाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि वो टच होने से फैलता था। ठीक, तो उससे डरते थे लोग कि अगर मान लीजिए हम उसके पास जाएंगे तो उसके बीमार होने से अगर हमारे शरीर में कुछ भी वातावरण उससे संबंधित वातावरण हमारे शरीर में आ जाता है तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग जीवित रहे हैं, और इसकी शरीर पर चेचक के बहुत से दाग थे, और बहुत सारे चेचक के भी दाग रह गए थे। अर्थात यदि आपको एक बार चेचक हो जाए तो आपको चेचक रोग पुनः होने की संभावना नहीं होती है। अगर मान लीजिए चेचक आपको हो जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, वो आपको हो जाता है, तो वो एक बार अगर हो गया तो दोबारा होने की संभावना आपके शरीर में नहीं कहलाती है। इसलिए एक बार रोग होने पर उसे रोग से बचने की यह एक विधि है। और इसलिए अगर मान लीजिए किसी को रोग होता है वो चेचक, तो उससे बचने की यह एक विधि कहलाती है कि उससे हम बच के रहे, हमें नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। और विशिष्ट रूप से क्या होता है कि उसे स्मरण कर लेता है, समझ लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उसे मिलता जुलता रोगाणु संक्रमण संपर्क में आता है, तो वह पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। और जब अगर मान लीजिए कि एक बार जब चेचक हमारे शरीर में हुआ, जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे रोग को, उस चेचक को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाता। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि वो स्पर्श कर लिया, कि अगर मान लीजिए कि हम इस चीज को स्पर्श कर लिए हैं, तो हम उसे दोबारा हम हरा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आप लोग को एग्जाम दिया जाएगा, तो आप लोग एग्जाम उस चीज को क्रैक नहीं कर पाए, ठीक, अगर उस एग्जाम को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, और उसी चीज को आप लोग को बोला जाएगा कि वही एग्जाम हम दोबारा लेंगे, तो उस चीज को आप लोग को समझ लीजिएगा। आप लोग तो समझ गए कि एग्जाम क्या था, किस तरीके से पूछा गया था। अब दोबारा उसी चीज को आप लोग को दिया जाएगा, तो वो चीज आप लोग क्या कीजिएगा, तो पूरी तरीके से आप लोग समझ गए हैं, ठीक, वही चीज बोला गया। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जल्दी से समाप्त हो जाता है। जो पहला संक्रमण होता है हमारे शरीर में, दूसरे संक्रमण की अपेक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। दूसरा संक्रमण या प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है, या प्रतिरक्षा तंत्र के नियम का आधार कहलाता है। टीकाकरण संक्रमण से बचने की विशिष्ट विधि, और टीकाकरण संक्रमण से बचने के लिए विशिष्ट विधि कहलाता है। टीकाकरण जो आप लोग को पोलियो का जो दवा दिया जाता है बचपन में, वो भी संक्रमण से बचने के लिए दिया जाता है। टीकाकरण के सामान्य नियम यह है कि शरीर के विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट पराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं, और पराकर को मूर्ख बना सकते हैं। वह उन रोगाणुओं से निकल करता है जो
टीके के द्वारा शरीर में पहुंचे हैं, टीके के द्वारा शरीर में पहुंचे, यह वास्तव में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन यह रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकते हैं, और जो उसका जो रोग वहां पे उत्पन्न होने नहीं देता हमारे शरीर में रोग, लेकिन उसके बाद क्या करता है कि वो टीकाकरण अगर हम ले लेते हैं तो हमारे शरीर में जो बाद में जो रोग होने की जो संभावना होती है उसको भी थोड़ा कम कर देता है, और उसके बाद का जो स्टेप है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर किस तरीके से रोग को लड़ पाता है। ठीक, ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध है जो संक्रमण रोग का निवारण करता है, और बहुत सारे टीका हमारे शरीर में, मतलब शरीर में नहीं, बहुत सारे टीका है हमारे देश में, बहुत सारे लागू हैं जो हम जिस चीज को हमें बचपन में दिए जाते हैं, और रोग निवारण से विशिष्ट साधन प्रदान करता है, और विशिष्ट साधन भी प्रदान करता है रोग को समाप्त करने के लिए। टेटनेस और बहुत सारे दिए गए संक्रमण से बचने के लिए क्या चीज, टेटनेस दिया है, डिप्टीरिया दिया है, कुकर खांसी दिया है, चेचक दिया है, चेचक पोलियो दिया है, आदि के टीके उपलब्ध है, और बहुत सारे आगे के टीके उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी चोट लग जाता है लोहे से, जो जंग लगा हुआ रहता है, तो उसके कारण भी आप लोगों को बीमारी हो जाता है, वहां पे घाव होने की संभावना हो जाती है, और उससे भी बहुत सारी बीमारी होने की संभावना हो जाती है। उसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर से पास जाके टेटनस का सुई हम ले लेते हैं, तो वो भी एक ये टीकेकरण का उपयोग, टीकेकरण के जैसा उस चीज में उपयोग किया जाता है। जैसे हमें बचपन में दिया जाता है पोलियो ड्रॉप, उसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी को होने से रोक देता है, तो टेटनस भी क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को होने से वो रोकता है। यह बच्चे की संक्रमण रोग से रक्षा करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और यह चीज को सरकारी कार्यक्रम के तौर पर कहा गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम तभी सफल होते हैं जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं सभी बच्चों को प्राप्त हो, और ऐसी सुविधा सरकारी तभी कहलाती है कि जब हमारे सारे सभी जगह वो सरकारी तौर पर सभी बच्चों को उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं को सिर्फ यह चीज उपलब्ध कराया गया है, बाकी के बच्चे लोग को नहीं, ऐसा नहीं कहलाता है। कि जब सरकारी कब कहलाएगा, जब सारे बच्चों को यह चीज उपलब्ध हो जाए। कैसा है यह चीज सरकारी कहलाता है, हमारी जगह पे, हमारी जगह क्या पूरे भारत में सब जगह पर यह चीज उपलब्ध है। ठीक है, क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए, इससे ऐसा क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जबकि ऐसी स्वास्थ्य सुविधा सभी बच्चों को उपलब्ध हो, क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, और इसका कारण हम क्या सोचे कि यह ऐसा क्यों होना चाहिए? हेपेटाइटिस के कारण वायरस जिससे पीलिया होता है पानी द्वारा संचालित होता है, और किसके द्वारा, पानी द्वारा फैलता है, ये पानी द्वारा संचालित होता है। पीलिया से बचने के लिए हेपेटाइटिस ए की टीका उपलब्ध है, और पीलिया से बचने के लिए हेपेटाइटिस के कुछ वायरस हैं क्या, पीलिया से बचने के लिए क्या, हेपेटाइटिस ए का हम इसे प्रयोग करते हैं पीलिया से बचने के लिए। लेकिन शरीर के अधिकांश भाग में जब बच्चे की आयु 5 वर्ष में 5 वर्ष हो जाती है, तब तक वह हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षा हो चुका होता है, और उस चीज को मतलब 5 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए वो चीज मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे 5 वर्ष से बाद जो बच्चे हैं उसके शरीर में इसको सहने की शक्ति आ जाती है। इसका कारण है कि वह पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुके होते हैं, और यह भी उनके शरीर में होना संभव कहलाता है, क्योंकि वो 5 वर्ष के बाद से पानी के संपर्क में आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, इस परिस्थिति में क्या आप टीका लगवाएंगे, और इस परिस्थिति में क्या आप ये टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, ये चीज आप लोग से क्वेश्चन किया गया। ठीक है, और उसके बाद का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 13.7 वो आप लोग खुद से पढ़िएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है वो आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन आंसर पॉइंट 3 दिया गया है, पॉइंट 2 यहाँ पे पेज नंबर 195, वो चीज भी आप लोगों को बनाना है। वो 24 तारीख को ही आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था, मतलब 25 तारीख के क्लास को, लेकिन आप लोग ने बनाया होगा तो नहीं, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो चीज सब चीज आप लोगों को क्लियर करके बैठना है। ठीक, और जो पहला जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप लोगों को क्लियर कर लेना, वो भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 3, उसके बाद 2
5 हुआ और यहाँ पे 5, 10 क्वेश्चन आंसर हुए आपके। और जो उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है, आपने क्या समझा, लेसन क्लियर होने के बाद ये भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग इसको कोशिश में पढ़ना ही है। लेसन पढ़ने के बाद एक बार फिर से आप लोग स्टार्टिंग से पढ़िएगा। स्टार्टिंग से पढ़ने के बाद खुद से आप लोग को समझ में आएगा कि क्या बोला है और क्लियर तरीके से समझाया गया है। अगर जहाँ समझ में ना आए वो चीज आप लोग उस चीज को पूछिएगा, ठीक। क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा कुछ हार्ड वर्ड, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और जो रीड करने की जो विधि बताई जाती है आपको, रीड करने की विधि को आप लोग को अच्छे तरीके से समझ लेना है और ध्यान में रखना है। राइटिंग आप लोग को भी ध्यान में देना है कि राइटिंग आप लोग को डेली 1 पेज, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन तीनों चीज आप लोग को 1 पेज डेली लिखना, छोड़ना नहीं है। डेली पेज राइटिंग लिखना, अगर छोड़ना राइटिंग लिखना छोड़ देंगे तो हैबिट आप लोग का कम हो जाएगा, ठीक। तो वो चीज ध्यान में रखना है कि राइटिंग आप लोग को डेली लिखना है। रीड करने की जो विधि बताई जाती है कि क्लास होने से पहले एक बार जो पढ़ाया जाता है वो चीज आप लोग को पढ़ के आना है। जहां तक मैंने पिछले क्लास समाप्त किया उसके बाद का आप लोग को आगे को पढ़ के रखना है। जब क्लास हो उसके बाद जब क्लास होगा तो तब ने आपने दूसरी बार पढ़ा, और तीसरा बार कब पढ़ना है, जब क्लास हो गया। क्लास होने के बाद अपने शाम के वक्त में कभी भी आप लोग तीसरा टाइम आप लोग पढ़िएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। तीसरा टाइम आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ना, ठीक है। और सुबह के समय माँ पिताजी को प्रणाम करना ना भूलें। थैंक यू।